अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिंगापुर के सदर से नई दिल्ली में मुलाकात। कई मुआहदों पर हो सकते हैं दस्तखत। दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल होने का मनाएंगे जश्न। सैफ अली खां घर में चाकू से हमले में जख्मी, 6 वार किए गए। सर्जरी के बाद खतरे से बाहर, हमलावर कैमरे में कैद। बॉलीवुड सख्ते में। सैफ अली खां पर हमले के बाद सियासी बयानबाजी तेज। मुकेश बघेल ने कहा, मुंबई अब महफूज नहीं। हुकूमत को इस मामले से भागने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सैफ अली खां हमले पर आम आदमी पार्टी की कौमी तर्जुमान प्रियंका कक्कर की हुकूमत पर तनकीद। मरकजी हुकूमत ने 8वें पे कमीशन के तहत अदायगियों के लिए कानून साजी के अमल को दी मंजूरी। मुलाजमीन को 8वें पे कमीशन के तहत तनख्वाहों की इजराई और मुआवजे किया जाएगा अदा। और इसराइल जंग के मकसद हासिल करने में हुआ नाकाम, हमास को खत्म नहीं कर सका, हॉस्टेजेस को छुड़ा नहीं सका, मज़ाहमती तंजीम से समझौता बिलाखिर करना पड़ा। और पेश खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के सदर थर्मन शनमुगारत्नम से मुलाकात की। शनमुगारत्नम राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू के साथ भी बातचीत करेंगे। सदर मरमौन के एजाज में जियाफत का एहतमाम भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में मोअज़्ज़िज़ मेहमान से मुलाकात की थी। दोनों रहनुमाओं ने सेमीकंडक्टर, सनती पार्क, शुनरबंदी, डिजिटलाइजेशन और तिजारती तरक्की में ताउन पर तबादला ख्याल किया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। उन्हें यकीन है कि सिंगापुर के सदर का दौरा भारत और सिंगापुर की जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देगा। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान चारशंबर जुमेरात की दरमियानी रात उनके घर में घुसकर हमला करने वाले एक शख्स की कार्रवाई में जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि अब तक इस बात का सबूत नहीं मिला है कि हमलावर चोरी के लिए सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। ये वाकया 54 साल अदाकार के बांद्रा में वाक़े घर में पेश आया। इस 12 मंजिला इमारत में सैफ अली खान, उनकी बीवी करीना कपूर, उनके बच्चे रहते हैं। इमारत में कई दूसरे बॉलीवुड स्टार्स का भी घर है। सैफ अली खान का घर 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। पुलिस ने बताया कि हमलावर अदाकार के घर से लगे हुए कंपाउंड के जरिए दाखिल हुआ। सैफ अली खान की एक मुलाजिमा लीमा ने सबसे पहले रात 2 बजे हमलावर को देखा। इसने चिल्लाना शुरू किया और सैफ अली खान को चौकस किया, जिसके बाद अदाकार और घर में घुस आने वाले शख्स के दरमियान हाथापाई हुई। इसने सैफ अली खान को 6 मरतबा चाकू घोंपा और उसके बाद फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में इसके अंदर आने और बाहर निकलने का मंजर कैद हुआ है। पुलिस घरेलू मुलाजिमों और दूसरों से पूछताछ कर रही है। इस अहम इमारत की सिक्योरिटी के जिम्मेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। सैफ अली खान की कई घंटों तक सर्जरी की गई। बॉलीवुड के कई स्टार्स ने कहा कि उन पर यह खबर सुनकर सख्ता तारी हो गया। सैफ अली खान पर हमला करने वाले सीसीटीवी कैमरे में सीढ़ियों पर देखा गया। और अदाकार सैफ अली खान पर हमले पर कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में अब कोई भी महफूज नहीं है। अगर कोई किसी बड़े अदाकार की रिहायशी इमारत की 11वीं मंजिल पर जाकर रात को इस वक्त हमला कर सकता है तो इससे जाहिर होता है कि मुंबई अब किसी के लिए महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये एक ऐसे रवैये की अक्कासी करता है जो माशरे के तहफ़्फ़ुज़ के खदशात को हल करने के बजाय अपने मफादात को तरजीह देते हैं। पहली बात यह है कि
मुंबई जैसे शहर में अब कोई सुरक्षित नहीं रहा। 11वें मंजिल में जाके रात को 2:30 बजे उसके घर कंपार्टमेंट में जाके उस पर हमला कर दे, इसका मतलब है कि मुंबई अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। अभिनेता जो है वो सुरक्षित नहीं, तो दूसरे लोग कहां सुरक्षित रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, वहां अभिनेता सुरक्षित नहीं है। बाबा सिद्दीकी की भी गोली मार दी गई। दूसरा, जो कटेंगे बटेंगे, तो ये इनका शुरू से ही रवैया यही रहा है कि समाज को बांटो और अपने हित में वोट लो, सेवा करके नहीं। सेवा इनका कहीं इनके परिभाषा में नहीं आता, सेवा शब्दकोश में नहीं। ये लोगों की सेवा करके जीवन ऊपर उठा के ये वोट नहीं मांग सकते। प्रेम भाईचारा है ही नहीं, घृणा नफरत हिंसा इसके शब्दकोश में है, और वही उन्होंने जिसका आपने नाम लिया वो कर रहे हैं। गिरफ्तार पार्टी लीडर कावसी लखमा के बारे में कांग्रेस लीडर मुकेश बघेल ने कहा है कि साल 2022 में ईडी ने कावसी लखमा के खिलाफ कार्रवाई की थी। 3 साल बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 20 दिसंबर को असेंबली इजलास के दौरान कावसी लखमा ने अपने हल्के में बदवानी के बारे में सवाल उठाए थे। उन्होंने बाज़ाब्ता अखलाक के दौरान PWD मंसूबे से मुतालिक करप्शन को बेनकाब किया था। पहली बात तो यह है कि मुंबई जैसे शहर में अब कोई सुरक्षित नहीं रहा। 11वें मंजिल में जाके रात को 2:30 बजे उसके घर कंपार्टमेंट में जाके उस पर हमला कर दे, इसका मतलब है कि मुंबई अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। अभिनेता जो है वो सुरक्षित नहीं, तो दूसरे लोग कहां सुरक्षित रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, वहां अभिनेता सुरक्षित नहीं है। बाबा सिद्दीकी की भी गोली मार दी गई। दूसरा, जो कटेंगे बटेंगे, तो ये इनका शुरू से ही रवैया यही रहा है कि समाज को बांटो और अपने हित में वोट लो, सेवा करके नहीं। सेवा इनका कहीं इनके परिभाषा में नहीं आता, सेवा शब्दकोश में नहीं है। ये लोगों की सेवा करके जीवन ऊपर उठा के ये वोट नहीं मांग सकते। प्रेम भाईचारा है ही नहीं, घृणा नफरत हिंसा इसके शब्दकोश में है, और वही उन्होंने जिसका आपने नाम लिया वो कर रहे हैं। अदाकार सैफ अली खान पर हमले पर आम आदमी पार्टी की कौमी तर्जुमान प्रियंका काकड़ का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि बीजेपी हुकूमत किसी भी रियासत में अमन अमान बरकरार रखने में क्यों नाकाम रही। जवाब देने के बजाय साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वही पुराने इल्जाम लगाने लगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले से भागने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें अपने नाकाम लॉ एंड ऑर्डर का जवाब देना होगा। कैसे प्रसिद्ध एक्टर सेलिब्रिटीज जैसे सलमान खान के ऊपर बार बार हमले होते हैं, उनके घर पे फायरिंग हो जाती है। पूछा कि कैसे सैफ अली खान जैसे प्रसिद्ध एक्टर उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। क्यों विफल रही भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर किसी भी स्टेट में, चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी पूछा कि कैसे साबरमती जेल में बैठे एक कुख्यात अपराधी दिल्ली में मर्डर एग्जीक्यूट करा देते हैं। ऐसा दिल्ली पुलिस का बयान है कोर्ट के अंदर। इसके जवाब तो नहीं आए। इसके जवाब के बदले में
पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी एक प्रेस वार्ता करते हैं और वही घिसे पिटे आरोप फिर से शुरू कर देते हैं। अरे शराब नीति में तो आपने बिना परमिशन हमारे नेताओं को जेल में डाला ना, तो चल रही है ना कार्रवाई। शराब नीति में तो आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने बंद पिंजरे में तोते की तरह काम किया। ईडी कोर्ट ने कहा कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया, और चलने दीजिए वहां कार्रवाई। आप जवाब दीजिए कि बार बार कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पर आप काम नहीं कर पा रहे, सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे। अदाकार सैफ अली खान पर हमले पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव उम्मीद जाहिर की कि सैफ अली खान बहुत जल्द सेहतमंद होंगे और उनका इलाज बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। हालांकि सुबह सुबह ये खबर आई थी और लगातार सभी चैनलों पर चल रही है। सैफ अली खान स्वस्थ रहें, उनका इलाज अच्छा हो। क्या कारण है, किस कारण हुआ है, ये हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की घटना किसी बड़े व्यक्ति के साथ न हो। अदाकार सैफ अली खान पर हमले पर उनके पड़ोसी और एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान का कहना है कि बांद्रा जैसे मुंबई के पॉश इलाके में होने वाले इस तरह के वाकयात से जाहिर होता है कि इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इस रात जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुंबई में थे और सिक्योरिटी पूरी तरह से सख्त थी, इस रात इस तरह का हमला हो रहा है जिससे जाहिर होता है कि पुलिस का दबदबा खत्म हो चुका है। मुंबई का बांद्रा जैसा एरिया पॉश एरिया कहलाया जाता है। जिस तरह हॉलीवुड के अंदर बेवर्ली हिल्स फेमस है, इसी तरह बॉलीवुड में बांद्रा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फिल्म स्टार रहते हैं। और यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होना, ये साफ दिखाता है प्रशासन का टोटल फेलियर है। पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मार के हत्या कर दी गई, और अब रात को 2:30 बजे के करीब एक अज्ञात हमलावर चाकू लेकर घर में घुस जाता है, सैफ अली खान जैसे स्टार के ऊपर अटैक करता है, उनको 6 बार उनको वार लगता है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? मतलब लोगों के दिल में डर खौफ सब खत्म हो चुका है, पुलिस का किसी को डर ही नहीं है। वो भी उस रात को ये घटना हो रही है जिस दिन सुबह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई में थे, सिक्योरिटी पूरी टाइट थी, उस रात को इस तरह से हमला होता है। तो क्या सिक्योरिटी है यहाँ पर? सोचिए, खुदा ना खास्ता हो घर में घुसा, छोटे मासूम बच्चे सोए हुए थे एक रूम में, कुछ होता तो। और वैसे भी उन मासूम बच्चों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास किए जाते हैं। छोटे बच्चे तक को नहीं बख्शा जा रहा है यहाँ पर, इतनी बकवास की जाती है उनके खिलाफ। ये तो चलिए उपचार हो रहा है उनका। आज पूरी बांद्रा के अंदर, ये सामने वाली बिल्डिंग, ये जहां हम हैं, मेरे घर के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में रात को 2:30 बजे इस तरह का अटैक होता है। और सुबह से सब लोग आ रहे हैं बांद्रा के लोग, वारिस भाई क्या सेफ्टी है अपनी, क्या करेंगे अभी अपन तो घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है ना। तो हमने क्या है कि हम ठीक है जाएंगे, पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे, उससे कहेंगे कि यहाँ का बंदोबस्त बढ़ाइए, विजिलेंट बढ़ाइए यहाँ का। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने कहा है कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरी रियासत पर कब्जा कर लिया गया है तो वो क्या गलत कह रहे हैं। अगर आप मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं करा सकते तो क्या रियासत का कब्जा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी रियासत का हिस्सा है और आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सिलेक्शन कमीशन के कवानीन का मुसव्वदा देखा होगा, और आज भूपेश बाघेल जैसा सीनियर लीडर खुद मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना है, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया ईडी की कार्रवाई। तो जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे स्टेट पे इन्होंने कब्जा किया है, तो क्या गलत कह रहे हैं? अभी आपने बघेल साहब से बोला कि एफआईआर क्यों नहीं कराते, बघेल साहब ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया, और एक उदाहरण बघेल साहब ने दिया कि अगर आप एफआईआर तक नहीं करा सकते उस व्यक्ति के, मोहन भागवत के खिलाफ, तो बताइए स्टेट पे इनका कब्जा है या नहीं है। ईडी स्टेट का एक अंग है, और उस अंग पर न केवल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, यूनिवर्सिटीज में अब वाइस चांसलर्स कैसे बनेंगे, आपने ड्राफ्ट रूल्स देखे होंगे।
उन सब पर, तमाम संस्थाओं पर ऐसा कब्जा है कि भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, इतना वरिष्ठ नेता है, वो खुद आपके सामने कह रहा है कि मैं भी एफआईआर नहीं करा सकता मोहन भागवत के खिलाफ। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि स्टेट पे इन्होंने कब्जा कर दिया और इसी से हमारी लड़ाई है, क्या गलत है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ईडी के लिए कहा, हम उसका स्वागत करते हैं। हम जो इस मंच पर बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, ये भुक्तभोगी हैं, इनके कई सहयोगी भुक्तभोगी हैं। कैसे ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का एड्रेस जानती है, वो प्रफुल्ल पटेल का एड्रेस भूल जाती है, वो तमाम हेमंता बिस्वा शर्मा का एड्रेस भूल जाती है, अजीत पवार का एड्रेस भूल जाती है। हम एड्रेस भेजने को तैयार हैं इन सबका, क्या ईडी जाएगी? पंजाब के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा भगवंत मान दिल्ली में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी इंतखाबी मुहिम में लोग खुद शामिल हो रहे हैं, हम यहां आने के उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों ने अपना जहन बना लिया है, दिल्ली चौथी बार एक तारीख लिखने के लिए तैयार है। से निकल के इसका मतलब लोग मन बना चुके हैं, दिल्ली चौथी बार कहानी लिखने को तैयार है, सच की, ईमानदारी की। और अभी तो 2 ही विधानसभा आज किए हैं मैंने, कल भी जाऊंगा, कल उधर राजौरी गार्डन की तरफ है पंजाबी एरिया में। तो जब जहां भी जाने का मौका मिलेगा हम अपने काम गिनाएंगे। हम अब ये नहीं कहेंगे हम वो करेंगे, हमने जो किया है वो भी गिनाएंगे कि हमने ये किया। तो हम काम पे काम की राजनीति करते हैं। पूरी दिल्ली में कितनी सीटें, क्या आकलन है सर आपका? देखिए, जिस तरीके से माहौल चल रहा है, पिछली बार भी दिल्ली में ऐसी हुआ था, इस बार भी। और मैं फिर यही कहता हूं, आम आदमी पार्टी है, किसी सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है बस। ये मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी आपदा है, दिल्ली को आपदा से कहने दो उनको। राहुल गांधी भी एक्टिव है सर मैदान में। कितनी सीटें उनकी कांग्रेस की? जीरो सर। पिछली बार कितनी थी? 0। वो अपना रिकॉर्ड बिल्कुल कायम रखेंगे, इस बार भी 0 रहेंगे। मोदी जी एक ही है दोनों। बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए कहा कि आतिशी मार्लिना दोबारा शराब पॉलिसी को नाफिज करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने अन्ना हज़ारे के आशीर्वाद से जन्म लेने वाली अवामी तहरीक में अखलाकियात का प्रचार किया था, अब उसकी पहली तरजीह शराब है। हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। उन्होंने CAG की रिपोर्ट मनसूख कर दी, उन्होंने इसे असेंबली में आने नहीं दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च को तहलील करने के बारे में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा कि एक तहकीकी इदारा है और इसके मालिक ने ऐलान किया है कि उसे बंद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अडानी को क्लीन चिट मिल गई है। उन्होंने कहा कि हमने इससे मुतालिक 100 सवालात पूछे, जिसमें 21 सवाल हिंडनबर्ग रिसर्च पर मबनी हैं। अडानी से मुतालिक बाकी 80 सवालात मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर मबनी थे। चीजें सामने क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से जो है हिंडनबर्ग एजेंडे पे काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रिसर्च संस्था है, उसके मालिक ने घोषणा की है कि वो रिसर्च संस्था वो बंद करने वाले हैं। इसका माने ये नहीं है कि मोडानी को एक क्लीन चिट मिला है, बिल्कुल गलत है। देखिए, 2 साल पहले मार्च 2023 को हमने ये पुस्तिका निकाली थी, हम अडानी के हैं कौन, और हमने 100 सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री से इस मोडानी महाघोटाले के संदर्भ में। इस 100 सवालों में से सिर्फ 21 सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट से आए थे। 21 सवाल, सिर्फ 21। बाकी सिर्फ 80 सवाल जो थे वो अडानी के बारे में था, जो मोदी सरकार की नीतियों के कारण हमने ये सवाल पूछे थे। को अर्थव्यवस्था में आप एकाधिकार बढ़ रहा है, अडानी को सारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, सारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, सारे सुरक्षा के ठेका जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं को दिया जा रहा है, सीमेंट फैक्ट्रियां, सारे के सारे सीमेंट फैक्ट्री अडानी खरीद रहे हैं, जहां देखो वहीं अडानी। और यही तो हमने सवाल उठाया था प्रधानमंत्री से, क्यों एकाधिकार आप बढ़ा रहे हैं? ये नई अर्थव्यवस्था जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हमने जो अपनाया था, उदारीकरण की परिभाषा क्या है? उदारीकरण की परिभाषा है प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए। पर पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेचे जा रहे हैं अडानी को, और अलग अलग अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में सिर्फ अडानी ही अडानी है। तो ये कहना कि हिंडनबर्ग कंपनी बंद किया जा रहा है, इसकी वजह से मोडानी को क्लीन चिट मिला है, ये बिल्कुल गलत है।
सवाल शेल कंपनी का है। 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनी में पाया गया है, उसका तो कोई जवाब नहीं दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट इतना गंभीर निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस पर जांच कराओ। सेबी को 2 महीने का समय दिया, फिर बढ़ाया गया। गणपत यूनिवर्सिटी की 18वीं कॉन्वोकेशन में तलबा से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि गणपत यूनिवर्सिटी और शुमाली गुजरात में उसकी मौजूदगी पूरे गुजरात के लिए फख्र की बात है। आज इस रियासत की सरजमीन पर गणपत यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी है, ये तमाम गुजरातियों के लिए फख्र की बात है। मरकजी सरकारी महकमे जात की मुलाजिमीन के लिए मरकजी हुकूमत ने 8वें पे कमीशन के तहत अदायगियों के लिए कानून साजी के अमल को मंजूरी दे दी है। आज मरकजी काबीना ने एक अहम फैसला लिया है। लिए गए फैसले के तहत तमाम सरकारी महकमे जात के लिए अपनी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को 8वें पे कमीशन के तहत तनख्वाहों के इजराई और मुआवजे अदा किए जाएंगे। मरकजी वजीर बराए इत्तलात आमा व नशरियात अश्विनी विष्णु के मुताबिक कमीशन के चेयरमैन और उनके हमराह 2 मेंबरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बहुत जल्द तश्कील दी जाएगी ताकि 8वें पे कमीशन के तहत जायजा लिया जा सके। मरकजी वजीर ने कहा है कि 7वें पे कमीशन का इतलाक साल 2016 में अमल में आया था, जो साल 2026 तक जारी रहेगा। 8वें पे कमीशन पर अमलावरी साल 2026 में होगी। मरकजी वजीर ने एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए ऐलान किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम मरकजी सरकारी मुलाजिमीन को 8वें पे कमीशन के तहत इजराइयों की इजाजत दे दी है। राजौरी बिढाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात से मुतालिक इब्तदाई तहकीकात में बात सामने आई है कि अमवात फूड पॉइजन की वजह से हुई हैं। वाज़ेह है कि राजौरी के बिढाल देहात में पिछले बरस 7 दिसंबर से 12 जनवरी 2025 के दरमियान जुमला 14 अफराद फौत हो गए, जिनमें 11 बच्चे हैं। मुबैना तौर पर 2 खानदानों के अफराद ने एक साथ किसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनकी सेहत बिगड़ गई और वो मरहलेवार अस्पताल में दाखिल किए गए। कुछ अर्सा इलाज के दौरान एक के बाद एक वो फौत हो गए। होने वाली मुश्तबा अमवात ने राजौरी के बिढाल देहात में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया। ताहम हुक्काम की जानिब से आला सतही तिब्बी जांच का आगाज कर दिया गया है, जिसमें इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अमवात फूड पॉइजन के नतीजे में हुई हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे से बर्फबारी हुई। श्रीनगर के बशमूल वादी कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई। मिलने वाली आखिरी इत्तलात के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस दौरान कई हिस्सों में मतला आलूद रहेगा और बाज़ इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। महकमे के मुताबिक 19 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के आसार नहीं हैं। कश्मीर में आज मौसम ने फिर एक बार करवट बदली, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली। अगर बात की जाए तो सूबाई इंतजामिया ने हर जिला हेडक्वार्टर पर मैन एंड मशीनरी को तैयार रखा है। मुख्तलिफ महकमा जात जो इससे जुड़े हैं वो तैयार रहे और किसी भी तरह आवाम को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उसे देखते हुए मैन एंड मशीनरी काम पे देखी गई। वहीं अगर बात की जाए तो जब भी ये बर्फबारी होती है तो खाने पीने की अशियाई ज़रूरियात जो है उनकी कीमतों में इजाफा भी होता है और जो चोर बाजारी में मुलव्वस लोग होते हैं वो भी इस वक्त सर उठाते हैं। इस तरह के हरकतों को रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है और देखना ये होगा कि अगर बर्फबारी ज़्यादा होती है क्या आवाम को राहत दिलाने के लिए सरकार काम कर पाएगी या कि आवाम को मुश्किलात का ही सामना करना पड़ेगा। शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने श्रीनगर में एक मजहबी प्रोग्राम के दौरान इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों से मुताल्लिक़ की जाने वाली गुस्ताखी को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान मसलकी इत्तेहाद पर भी जोर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कश्मीर में पेश आए तकलीफ देह वाक़ात जिसने मिल्लत इस्लामिया को ज़ख्मी कर दिया, ऐसे वाक़ात से मिल्लत की शिराज़बंदी को सख्त ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुत्तहिदा मजलिस उलमा इन हालात पे गहरी नजर रखे हुए हैं। बहसीत मुफ्ती आज़म जम्मू व कश्मीर
मैं इन तमाम वाक़ात का जिनका ताल्लुक़ हमारे अज़ीम खुलफ़ाए राशिदीन अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन से है का संजीदा नोटिस लेते हुए मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक साहब से मशवरा करने के बाद हंगामी नवीयत में नुमाइंदा इजलास मौरिख़ 18 जनवरी 2025 बरोज़ शनिचरवार दिन के 2 बजे अदालत शरइया के मरकजी हाल शाह फैसल कॉलोनी सोरा में तलब किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुक़्तदर उलमा को दावत दी गई है ताकि इन जैसे वाक़ात पे कदगन लगाई जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ऐसे वाक़ात दोबारा रोनुमा न हो। इजलास के इख्तिताम पे हालात के सद्भाव के लिए वाज़ेह लाहे-अमल तरतीब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आला चंद्रबाबू ने इस अज़म का इरादा किया कि आंध्र प्रदेश को 2047 तक $2.4 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल 2.68 लाख रुपए की फीकस आमदनी है, उससे उस वक्त तक ये बढ़कर 58.14 लाख रुपए हो जाएगी। सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने रियासत की तरक्की की शरह पर एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर में अमरावती के तरक्याती मनसूबों को ख़राब किया गया और गुज़िश्ता 5 सालों में किसी को आज़ादी नहीं दी गई। सनतकारों को रियासत छोड़ने पर मजबूर किया गया। खबर तेलंगाना से। रियासती वजीर बराए सेहत मुत्तहिदा महबूबनगर जिला इंचार्ज दामोदराज नरसिम्हा ने कहा कि सरकारी फलाही स्कीमों का इंतखाब शफाफ तरीके से किया जाना चाहिए ताकि हर गरीब को फ़ायदा हो। महबूबनगर जिले मरकज़ के कलेक्टर दफ्तर में वाक़ IDOC में मुनक़दा फलाही स्कीमों रईतु भरोसा, इंद्रम्मा मकानात, नए राशन कार्ड के निफाज के सिलसिले में मुश्तरका महबूबनगर जिले का इजलास अमल में आया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़रा दामोदराज नरसिम्हा, जोपली कृष्णा राव ने शिरकत की। इनके अलावा मुश्तरका अज़ला के MLAs जी मधुसूदन रेड्डी और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में रियासती वज़ीर दामोदराज नरसिम्हा ने मौसर इंतजाम के लिए ज़िले का मुकम्मल जायज़ा लिया और मुत्तहिदा अज़ला के कलेक्टर विजेंद्र बोई, मुतल्लिक़ा अज़ला के डिप्टी कलेक्टर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुतल्लिक़ा अज़ला के कलेक्टर्स और एडिशनल कलेक्टर्स ने बताया कि किस तरह गाँव और वार्ड्स में सभाएं मुनक़्क़द की जा रही हैं और किस तरह अहदेदारों की टीमों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मुश्तरका गोदावरी और कृष्णा जिला में पतंगों के मेले की जगह मुर्गों की लड़ाई और जुए की गूंज सुनाई दे रही है। त्यौहार के 3 दिनों में करोड़ों रुपए मुर्गों की लड़ाई में उड़ाए गए। मुर्गों की लड़ाई के साथ साथ जुआ और दीगर खेलों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। रात के औकात में भी ये खेल जारी है। हुजूम को कंट्रोल करने के लिए बाउंसर्स का बंदोबस्त किया गया और इन तकारीब को कॉरपोरेट सतह पर मुनज़्ज़म किया गया। शराबनोशी और गोश्त की ज़ियाफ़त ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाया। और जलीकट्टू प्रोग्राम आज मदुराई ज़िले की अलंगनालूर में मुनक़्क़िद किया गया। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने आज यहाँ कानम पोंगल के मौके पर जलीकट्टू प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई। गजा जंगबंदी समझौते के ऐलान के बाद भी इसराइल ने गजा में अपने हमले जारी रखे। खबरों में कहा गया है कि जंगबंदी और हॉस्टेजेस की रिहाई के समझौते के बाद से इसराइल के हमलों में कम से कम 73 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जमात के 468वें दिन इसराइल ने कई जगह हमले किए हैं।
एक दिन कबल कतर के वज़ीर-ए-आज़म और अमेरिका के सदर ने ऐलान किया था कि हमास और इसराइल ने जंगबंदी समझौते पर इत्तेफाक किया है। समझौते पर अलग अलग मरहलों में अमल होगा। ये भी कहा गया था कि जंगबंदी पर इतवार से अमल होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम फरीकों से कहा था कि उनके हलफ लेने से कबल समझौते को यकीनी बनाना चाहिए। ट्रंप अपनी दूसरी मियाद के लिए 20 जनवरी यानी पीर को हलफ लेने वाले हैं। और इस समझौते को मंजूरी के लिए इजरायली कैबिनेट में पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते को पेश किया जिस पर वोटिंग होने वाली थी, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों तक वोटिंग नहीं हो सकी। इजरायली कैबिनेट के बाज़ वज़ीर समझौते के खिलाफ हैं, बाज़ वज़ीरों ने इस्तीफे की धमकी दी है, लेकिन इशारे बता रहे हैं कि तमाम हालात के बावजूद इतवार से समझौते पर अमल होगा। हमास और इसराइल के अहदेदारों ने भी समझौते की तस्दीक की है। सबसे पहले दोहा में मीडिया से बातचीत करते हुए कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी ने ऐलान किया कि इतवार से समझौते पर अमल होगा। ये समझौते की तमाम तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक ब्लू प्रिंट के मुताबिक कुछ हफ्तों में सीज़ फायर समझौते पर अमल होगा। समझौते पर अमल शुरू होने के बाद हमास मरहलों में 33 इसराइली होस्टेजेस को रिहा करेगी। उन्हें पहले 42 दिनों के अंदर रिहा किया जाएगा। पहले दिन ही 3 होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा, 7वें दिन मजीद 4 होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। इसके बाद हर 7 दिन में 3 होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले के पहले हफ्ते में 11 होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। बाकी होस्टेजेस की तादाद 65 है और उन्हें उस वक्त छोड़ा जाएगा जब फरीक दूसरे मरहले पर अमलावरी से इत्तेफाक करे और मुस्तकिल तौर पर लड़ाई रोकने के लिए बातचीत शुरू हो। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिंगापुर के सदर से नई दिल्ली में मुलाकात। कई मुआहदों पर हो सकते हैं दस्तखत। दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल होने का मनाएंगे जश्न। फिल्म अदाकार सैफ अली खान घर में चाकू से हमले में जख्मी, 6 वार किए गए। सर्जरी के बाद खतरे से बाहर, हमलावर कैमरे में कैद। बॉलीवुड सख्त में। सैफ अली खान पर हमले के बाद सियासी बयानबाजी तेज। भूपेश बघेल ने कहा मुंबई अब महफूज नहीं। हुकूमत को इस मामले से भागने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सैफ अली खान हमले पर आम आदमी पार्टी की कौमी तर्जुमान प्रियंका कक्कर की हुकूमत पर तनकीद। मरकजी हुकूमत ने 8वें पे कमीशन के तहत अदायगियों के लिए कानून साजी के अमल को मंजूरी दे दी। मुलाजिमीन को 8वें पे कमीशन के तहत तनख्वाहों की इजराई और मुआवजे को किया जाएगा अदा। और इसराइल जंग के मकसद हासिल करने में नाकाम, हमास को खत्म नहीं कर सका, हॉस्टेजेस को छोड़ा भी नहीं सका, मज़ाहमती तंजीम से मिलाकर समझौता करना पड़ा। और नाज़रीन के साथ प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।